जो सिक्स चैप्टर है सर, गपशप। तो गपशप का मतलब जैसे कि हम लोग जो टाइम पास कहते हैं, जस्ट लाइक अ चिट चैट करना। बट गपशप के लिए अगर देखा जाए तो कहीं भी कोई किसी टॉपिक का कोई जरूरत नहीं होता है, राइट। गपशप ऐसा ऐसी चीज है कि हम कहीं भी बैठे किसी भी बात को लेकर के, या हमारे सामने जो भी हो रहा है उस चीज को भी लेकर के हम लोग कभी कभी बिना वजह भी गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा कोई कनेक्शन होता है या नहीं भी होता है। तो इस गपशप देने का मतलब यहाँ पे यही है कि हर चीज के लिए ना आपका नजरिया सही होना बहुत जरूरी होता है। मतलब कि जस्ट लाइक कि जैसे मीनिंगलेस चीजों के बारे में हम बात करते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके कोई मीनिंग नहीं होती, मीनिंगलेस वर्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे नामवर सिंह जी ने बताया है कि इस पाठ का मतलब ही है कि निरर्थकता में भी सार्थकता की तलाश करने वाला। मतलब कि मीनिंगलेस जिसे हम कहते हैं, उसे भी मीनिंगफुल की तरह देखने की दृष्टि होनी चाहिए हमारे पास। तो वो चीज भी मीनिंगफुल हो जाती है। मतलब कोई भी चीज अगर इस दुनिया में कही जाए तो कोई भी चीज मीनिंगलेस नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से, किसी न किसी छोटी चीज से भी वो कनेक्टेड जरूर होती है। मतलब कि लाइक जैसे मैं पहले भी तुम लोगों को पीयू में भी एक एग्जांपल देती थी कि हो सकता है कि जब हम लोग कहीं शॉपिंग पे जाते हैं या कहीं चीज जाते हैं, हो सकता है कोई एक छोटी सी चीज आपके लिए यूजफुल हो लेकिन दूसरे के लिए यूजफुल ना हो। तो जो आपके लिए यूजफुल है वो मीनिंगफुल हो जाएगी, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है वो मीनिंगलेस हो जाएगी। तो बस इतना का ही अंतर होता है निरर्थकता और सार्थकता में। निरर्थक और सार्थक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता, सार्थक जिसका मीनिंग होता है। तो निरर्थक कहने का मतलब कि जिस तरह हमने एक बिहारी वाले दोहे में भी किया था कि कमल जिस कीचड़ में रहता है उस कीचड़ को हम बड़ा ही बेकार समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही कीचड़ बहुत सारे ऐसे जीव जंतुओं का पेट भरता है और उसी कीचड़ को खा करके वो पूरी लाइफ बिता देते हैं। तो वो कीचड़ भी उन कीड़े मकोड़ों के लिए यूजफुल है। तो उन कीड़े मकोड़ों के लिए भी वो कीचड़ कहीं ना कहीं सार्थक है, क्योंकि वो उसे लाइफ दे रहा है। तो इसी को लेकर के हम इस गपशप के बारे में देखते हैं। राइटर नामवर सिंह जी का कहना है कि बस जरूरत है तो हमें उन चीजों को देखने और समझने की। जो सारी चीजें हमारे पास होती हैं हम कह तो जरूर देते हैं, "ए, क्या यूजलेस बात कर रहे हो, ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए।" लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सोच, मतलब अगर हम उसके लिए अपनी सोच को बदल करके, मतलब होता है ना हमारी थिंकिंग लेवल, अगर हम उसे चेंज करके अगर उसके बारे में सोचे तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए अच्छी हो सकती है। तो बस जरूरी है हमारी पॉजिटिव थिंकिंग की। बोलते हैं डायरी तो मैं लिखता नहीं है, ना हिसाब किताब रखने की आदत है, लेकिन आज सोते समय जब पूरे दिन की उपलब्धियों पर विचार करने लगा तो शून्य भी हाथ में आया। कहते हैं कि जैसे पूरा दिन बीत जाता है ना, तो ये एक राइटर थे, पूरा दिन बीत जाने के बाद भी ये सोचते हैं कि मैं मुझे ना डायरी लिखने की आदत नहीं थी और ना ही मुझे एक्सपेंसेस भी लिखने की आदत थी कि जो मैं पूरे दिन में करता हूँ उसे लिख डालूं। लेकिन आज मैं जब सोने आया तो मैं पूरे दिन के बारे में सोच रहा था कि आखिर आज का दिन कैसा था। लेकिन सब सोचने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई भी डिसीजन, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाया कि पूरा दिन मैंने क्या किया, कैसे किया, कहाँ पे कितना खर्चा किया। मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि पूरा दिन यूजलेस हो गया। कुछ तो मैं इधर उधर घूमते रह गया, सारा दिन इधर उधर किसी के साथ गप्पे लड़ाने में बिता दिया। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर बताओ ये जो पूरा दिन मैंने वेस्ट किया, कोई फायदा हुआ इन चीजों के साथ? गोष्ठी के साथी भी खूब है, ना कोई निश्चित विषय न किसी बात। मतलब जब हम चिट चैट करते हैं, किसी के साथ गपशप लड़ाना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी बातों का कोई कनेक्शन किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लगे होते हैं निराधार। मतलब जिसका कोई आधार नहीं होता, जिसका कोई क्लू नहीं है, जिसका कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है, जिसका हमारी लाइफ में कोई वैल्यू भी नहीं है, फिर भी हम किए जा रहे हैं बात। और इस तरह की बातें करने में ना हर किसी को बड़ा मजा आता है और टाइम का पता ही नहीं चलता और पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है।
सब लोग इस तरीके से उसके बारे में बात करते हैं, जिस तरीके से ऐसा लगता है कि हम उसके मतलब कैरेक्टर हैं और उसे इतने अच्छे से डील करके उसके बारे में बता रहे हैं। चाहे वो लव स्टोरीज़ हो या रोमांस की इंसिडेंट हो किसी के लाइफ़ के बारे में बता रही हो या फिर कोई शिकार करने ही गया हो, वहाँ के बारे में बता मतलब सब लोग इस तरह से अपनी-अपनी स्टेटमेंट देते हैं, जिससे लगते हैं कि सब लोगों ने ना मतलब लाइव वो सीन देखी है। जबकि गपशप करने में कोई किसी की बात को भी कहीं से सुना होता है, वो भी बात लोग इंक्लूड कर देते हैं और बोलते हैं, "अरे हाँ, मेरा दोस्त ऐसा कह रहा था।" लेकिन जब हम बात करने लगते हैं तो इतनी मतलब उसके अंदर हम मशगूल हो जाते हैं मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हम ही उसके कैरेक्टर थे। कहने से तो ऐसा मालूम होता है जैसे संसार की सारी लड़कियाँ उसी में मतलब हम जब बात करना शुरू करते हैं, ऐसे बताते हैं जैसे लगता है कि सारी लड़कियाँ हमारे ऊपर ही मरती हैं और सब लड़कियाँ हमें भी बैठकर सुन रही हैं। सब लोग अपने बारे में ऐसी बात करेंगे मतलब अगर लव स्टोरी की बात बताएँगे, तो लोग ऐसा बताएँगे कि हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी ना जब मैं कॉलेज में था तो सब मेरी ही तरफ देखती थी। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोले चले जाते हैं। फिर हम ऐसे अपने बारे में स्टेटमेंट देंगे कि मैं तो बड़े-बड़े डॉक्टरों को जानता हूँ, बड़े-बड़े पुलिस अफ़सरों को जानता हूँ, मन मिनिस्टर, एमएलए सबसे मेरी बहुत लंबी पहुँच है। मतलब जो लोग फेंकना जिसे कहते हैं, लोग इतना लंबा-लंबा फेंकते चले जाते हैं, अपने बारे में ऐसी-ऐसी बातें बनाएँगे, सामने वाले को लगेगा अरे हाँ, सच में इसकी पहुँच इतनी दूर तक है, ये इतने बड़े-बड़े लोगों को जानता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग सिर्फ़ बकवास करते हैं। तीसरे साहब मतलब ये तो दूसरे लोग हो गए। पहला कॉलेज वाला हुआ जो सबके वो ऐसे बताएगा कि उसके पीछे सारी लड़कियाँ मरती हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बारे में ऐसा बताएँगे कि उन्हें जितने भी बड़े लोग होते हैं वीआईपी लोग सबसे उसका कॉन्टैक्ट है। तीसरे लोग ऐसे हैं कि बोलेंगे कि देखो भाई अपने मतलब ना जस्ट लाइक टीचर की तरह टीचर के बारे में क्या कहा जाता है कि कोई भी टॉपिक आप दो तो टीचर की मतलब एज़ अ प्रोफ़ेशन टीचर का काम होता है एक्सप्लेन करना, लोग करते चले जाते हैं। तो तीसरा भी एक ऐसा इंसान होता है, उसे चाहे कोई भी टॉपिक दे दो, वो हर बात पर स्पीच दे सकता है, कि मैंने तो अरे! तुम्हें पता है, मैंने तो एक बार उस इंसान को ऐसे स्टेटमेंट दिया था ना, कि उसे तो मैंने ना फिर बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उसे क्लीन चिट कर दिया वहीं पे। मतलब कहने का मतलब वैसे लोगों के लिए इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें, जितने भी लोग हैं, सबके लिए वो स्कूल है और वो सबको भाषण दे सकता है और बाकी सब लोग उसके स्टूडेंट्स हैं। तो ये 3 तरह के लोग हो गए गपशप करने वाले। फिर ये बोलते हैं कि चलो मैंने सोचा क्यों किसी का समय मैं बेकार करूँ और फिर मैं लौट आया। लौटा तो मेरा मन बड़ा भारी था। सोचा कि अब आज के बाद ना मैं किसी इस तरह की महफ़िल में नहीं बैठूँगा और अपनी स्टेटमेंट नहीं दिया करूँगा, फालतू का टाइम वेस्ट होता है। मैंने रिज़ॉल्यूशन लेने की सोची, लेकिन जब सोचा तो लगता है कि नहीं-नहीं ये सब बेकार है, बेकार ही था। बेकार की बातों करने से ना इंसान के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। मतलब कि जैसे बोलते हैं ना इंसान बोला जाता है कि आप जब तक किसी के साथ खुलकर ना बैठो, ना बातचीत करो तो आपके बारे में पता नहीं चलेगा कि आप कैसे हो। तो ये बोलते हैं कि जहाँ गपशप होती है वहाँ बिना वजह भी इंसान हर किसी मैटर पे बोलता चला जाता है। तो इससे क्या होता है लोग हमारे बारे में मतलब अज़्यूम करने लगते हैं कि अरे! मेरा कैरेक्टर इस काइंड का है, मेरा वैसा है। तो लोग बिना वजह से मेरे बारे में राय बना देते हैं। आदमी का सही रूप उसी वक़्त पता चलता है जब वो किसी से बात करता हुआ चला जाता है। फिर इंसान का दूसरा रूप दिखाई पड़ता है। भाषण देने से उसकी बुद्धि और वक्तृत्व शक्ति का पता चलता है। मतलब कि उसके पास कितना ब्रेन है, कितना दिमाग है, वो लॉजिकली बात करता है या बिना सेंस का बात करता है। असली आदमी अपने अंदर ही होता है। देखिए जब तक वो ज़्यादा खुलता नहीं है किसी के सामने तब तक उसके बारे में आप पता नहीं कर सकते। वरना इंसान जो है एक पिंजरे में कैद जिस तरह पक्षी होता है उसी तरह उसका दिल भी इंसान के अंदर बंद होता है। काम की बातों से काम का पता चलता है, आदमी का नहीं। आदमी का पता तो बेकाम की बातों से चलता है। आदमी की असली और छिपी मनोवृत्तियाँ तो तभी खुलती है, बात तो बात निरर्थक शब्द भी बेकार नहीं होते। व्याकरण केवल सार्थक शब्दों के बच्चे खिलाते हैं, लेकिन क्या आदमी निरर्थक शब्दों का प्रयोग छोड़ सकता है?
सुनते हैं शब्द और अर्थ विवाहित ही पैदा हुआ है और आजीवन दो रहते हुए भी एक रहने का व्रत। देखो कहने का मतलब कि इंसान जिस तरह मतलब अगर आप लैंग्वेज जब पढ़ते हैं उस वक्त हम व्याकरण मतलब ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें शब्दों के बारे में पता चले, हम उनका कैसे यूज करते हैं। सार्थक निरर्थक शब्द भी हम ग्रामर में पढ़ते हैं, लेकिन शब्द और अर्थ मतलब जिस तरह एक लड़के और लड़की की शादी होती है उसी तरह ये सार्थक और निरर्थक शब्द एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं समय आने पर दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों का मतभेद हो जाता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जिस तरह जब 2 लोग की शादी होती है, कुछ दिनों के बाद जब तलाक होता है, डिवोर्स जिसे हम कहते हैं। मतलब कि जब दोनों में तालमेल नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता, ना ही एडजस्टमेंट कर पाता, दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक उसी सार्थक और निरर्थक की तरह। सार्थक शब्द सामाजिक परंपरा के नपे-तुले ढांचे हैं, उनमें तो बातें आती हैं, वह टाइप बनकर निरर्थक शब्दों से उसकी मौलिकता, वास्तविकता का पता लगता है। मतलब देखो, जब तक सार्थक चीज़ें आपके पास होती हैं ना, आपको सब कुछ सही दिखता है, सब कुछ सही ढंग से हो रहा है, लेकिन निरर्थक जब चीज़ें आती हैं, तो आपको लगता है कोई भी चीज़ सही से नहीं हो रही। ये बोलते हैं कि जिस तरह ना 2 प्रेमियों की बातें हम लोग सुनते हैं, तो दोनों अपनी-अपनी दलीलें देते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों की बातें ना उसको अच्छी लगती है, ना उसको अच्छी लगती है। उस वक़्त पहले वाले को लगेगा कि उसकी बातें निरर्थक है, दूसरे वाले को लगेगा कि पहले वाले की बात निरर्थक है। लेकिन अगर आपकी सोच, आपके पास बुद्धि है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को सोचो, तो आपको लगेगा कि दोनों अपनी-अपनी जगह सार्थक ही हैं, कोई भी निरर्थक नहीं है। तो बस कहने का मतलब यही है कि आपके सोचने का नज़रिया अलग होना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे हम बोलते हैं कि कुर्ता और पजामा, लेकिन अगर देखो, कोई कहेगा कि नहीं-नहीं कुर्ता होगा, तो हम पैंट के साथ पहन सकते हैं, पजामा नहीं भी हुआ। पजामा वाला कहेगा कि नहीं-नहीं, पजामा अगर हुआ तो उसके ऊपर तो कुछ भी पहन सकते हैं। तो दोनों की बातें अपनी-अपनी जगह सही हैं, लेकिन पहले वाला दूसरे की बात को गलत बता रहा है, दूसरे वाला पहले की बात को गलत बता रहा है। तो बस आपको ज़रूरत है तो हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की। ये बोलते हैं कि काम के लिए लेटर सभी लिखते हैं, लेकिन ऑफ़िस में हर दिन लेटर लिखे जाते हैं। ऑफ़िशियल लेटर जिसे हम लोग अभी इसका फॉर्मेट है, बीकॉम में हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो जैसे कि हम लोग इनफॉर्मल लेटर कर देते हैं, जो हम किसी भी क्लोज़ फ्रेंड, माता-पिता, भाई-बहन इन सबको लिखते हैं, जिसका कोई ख़ास मोटो नहीं होता, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। बस ऐसे ही लिखा भी जाता है कि किसी के जवाब देने के लिए भी लिखा जाता है। लेकिन ऑफ़िशियल लेटर जो होती है, वो किसी न किसी वजह से ही लिखी जाती है, किसी न कोई ऑब्जेक्टिव उसका ज़रूर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनफॉर्मल लेटर निरर्थक है, ये हम नहीं कह सकते। तो हर चीज़ का कहीं न कहीं कोई न कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। देखो, लेकिन पहले के टाइम में अगर देखा जाए ना तो ये इनफॉर्मल लेटर का काफ़ी बोलबाला था। मतलब उस वक़्त कम्युनिकेशन के लिए लेटर के अलावा और ज़्यादा कुछ था नहीं, जैसे आज के टाइम में फ़ोन है, मेल है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया आ गई है इस ज़माने में। पहले ऐसा कुछ था नहीं। लोग 1000 2000 वर्ड का लेटर लिखा करते थे। पढ़ने वाले को भी 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे भी लगता था, इतना लंबा-लंबा लेटर होता था। क्योंकि एक लेटर पहुँचने में भी महीनों लग जाते थे, ऐसा भी होता था। तो हम उस चीज़ों को बेकार नहीं कह सकते, ना ही निरर्थक कह सकते हैं। देखिए, जैसे अब यहाँ पे भू-नीति की सार्थक रेखाएँ बहुत खींची जाती है। मतलब कि जो भूमि से रिलेटेड वाले काम होते हैं, जैसे ओवरसियर और इंजीनियर लोग, जो मकान बनाने के लिए सबसे पहले डिज़ाइन बनाते हैं कंस्ट्रक्शन का, ठीक है? नक्शा बनाएँगे, फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, तब तो जाकर के मकान बनना शुरू होता है, राइट? तो हम जो उस पेपर पर कर रहे हैं, अगर आप बोलो, "अरे! नक्शा बनाना क्या है, हम यहाँ-यहाँ बता देंगे बस।" ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है। तो आपके हिसाब से तो इंजीनियर ने जो नक्शा बनाया, वो भी बेकार हो गया, अगर आप उसे बोलते हैं तो। तो वो भी निरर्थक नहीं है। इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग बना के प्लान को एग्ज़ीक्यूट करता है, राइट? बीकॉम में आप लोग पढ़ रहे होंगे।
मार्केटिंग के लिए हम लोग क्या प्री प्लानिंग करते हैं, उसके लिए फिर एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान को। तो ये सब एक प्रोसेस है जो हर किसी को करना है। आपके लिए लगता है कि आपका वो पार्ट नहीं है तो वो निरर्थक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सार्थक रेखा इतनी अ, मतलब कि सार्थक रेखा इन द सेंस कि जो हम चीजें बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके हिसाब से हमें चलना होता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, हमारा घर हो या हमारी लाइफ। किसी भी स्टूडेंट का ना वास्तविक रूप आप ऐसे नहीं समझ सकते, क्योंकि उसके लिए उसके साथ समय बिताना, उससे बात करना, उसे देखना, उस पर उसको नोटिस करना ये काफी जरूरी होता है। फिर उसे देखा जाता है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ कितना है। सिर्फ वो पढ़ने का शो ऑफ करता है या पढ़ता भी है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही रहता है, या नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है, या फिर लिमिट से बाहर जाने पर ही उसे पहचान जाता है। जैसा होता है ना, तुमने किसी दिन कुछ ऐसा किया और उसके बाद सब लोग अपनी अपनी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि नहीं, एग्जैक्टली ही इज लाइक दैट और शी इज लाइक दैट। टुडे वी गॉट टू नो कि हाउ इज ही और हाउ इज शी। तो एक ये बात भी कही जाती है कि इंसान को जब कुछ अलग करना होता है तो यू हैव टू क्रॉस योर कंफर्ट जोन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, अरे वो बेकार टेक्स्ट बुक है यार, छोड़ दो। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो बेकार की पुस्तक है? आपके लिए वो बेकार, किसी और के लिए बेकार नहीं हो सकती। यही हालत है बेकार खर्च की। जैसे हम लोग जो आए दिन आजकल ऑनलाइन की वजह से ना, लोग अनलिमिटेड शॉपिंग करते हैं। उन चीजों की जरूरत है नहीं है फिर भी हम शॉपिंग करते हैं। अब जैसे एग्जांपल लो कि कोई स्टूडेंट आया, कॉलेज की फीस जमा की, अपने टेक्स्ट बुक खरीदे, और वहीं पे कोई टीचर अपनी लाइफ इंश्योरेंस की मतलब पॉलिसी जमा करने आया, और उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कितना खर्च कर दिया। और जब वो मतलब कहीं पे जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, वहां बैठता है और बातचीत में होती है, तब उसे पता चलता है कि ओह, मैंने तो इतना खर्च अभी तक कर दिया। जब तक वो जमा कर रहा था उसे ध्यान नहीं था कि मेरे पास कितने पैसे थे, मैंने कितने दे दिए, कितने बचे। लेकिन जब वो जहाँ पे छोटी छोटी चीजें खरीदने जाता है, वहां जब पैसे निकालने का गिन गिन के देने लगता है, तब उसे पता चलता है वो मेरे पास तो इतने ही पैसे बचे। कहने का मतलब लिमिटेड चीजों के लिए सभी खर्च करते हैं, लेकिन जो अनलिमिटेड छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, उन चीजों के बारे में इंसान कभी भी कैलकुलेशन नहीं करता। और तब वहीं जाकर के पता चलता है वो हमारे तो इतने पैसे खर्चे हो गए, इतने ही बचे हुए। कभी कभी बड़े बूढ़े बच्चे सब खाने खेलने की चीजें खरीद लेते हैं। और जब यंग एज में आता है तो इंसान को कुछ अलग अलग चीजों की आदत होती है, तो इंसान वो सारी चीजें खरीदने बैठने लगता है। और उस वक्त ही खर्च का पता चलता है कि हम कितना खर्च करें। बहुत से लोग टाइम टेबल बनाकर काम करते हैं, लेकिन उससे होता है उसकी रेगुलरिटी, उसका टाइम टेबल पता चलता है। लेकिन जब वे अपने टाइम टेबल को छोड़ देते हैं, तब पता चलता है कि अरे, मैंने कितना टाइम वेस्ट कर रहा था। स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई की लिमिट को बांधे होते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता चलता है, अगर दूसरे से जब बात करें तब पता चलता है कि हम कितना टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा बताता है कि हम इस टाइम में ऐसे करके पढ़ते हैं। तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि अरे यार, मैं तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फिर ऐसा ही ऑफिस में बैठे क्लर्क का भी होता है, वो बैठे बैठे टाइम काफी ज्यादा बिता देता है। जब काम करने का टाइम आता है, अरे बाबा, अब तो इतना ही टाइम बचा है, इतना टाइम बचा है। फिर जिस तरह हम लोग जैसे अपने रूम में होते हैं, फालतू पेपर लेते हैं, फाड़ फाड़ के बाहर फेंकते चले जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि हम कभी कभी अगर उन्हीं पेपर को फाड़ मतलब जो फटा हुआ पेपर है, अगर उसे उठा करके कभी देखे, जैसे हमें कोई चीज ढूंढनी होती है, तो हमें लगता है अरे, वो चीज हमने उस फाड़ के फेंकने वाले पेपर में ही फेंक दिया। हम सब इकट्ठा करेंगे और कभी कभी हो सकता है उसे ही जंबल करके हमें पता चलता है, ओ माय गॉड, हमें तो मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था, और वो फटा हुआ पेपर हो सकता है। तो फेंकते वक्त तो वो पेपर आपके लिए बेकार था, लेकिन अभी बेकार नहीं रहा। किसी भी समाज, अगर सोसाइटी की बात करें हम लोग, ठीक है, तो किसी भी समाज की सोसाइटी की बात हम करते हैं,
तो उसमें बहुत सारे रिच लोग भी आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आते हैं। उन लोगों को क्या लगता है, जो सड़क पर फालतू लोग, मतलब सड़क पर जो लोग चल रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि ये लोग सब बेकार है। आज देश में बहुत सारे किसान मजदूर सब बेकार पड़े हैं, इनके पास काम नहीं है। लेकिन वो जो घूम रहे होते हैं, काम की तलाश में घूम रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ बेकार है तो घूम रहे हैं। लेकिन बहुत सारे इंसानों को क्या लगता है कि ये लोग बहुत बेकार हैं, इनके पास बहुत टाइम है इसलिए घूम रहे हैं। तो इनका कहना है कि हिंदुस्तान इन्हीं चीजों में छिपा है। ऐसे ही लोग हिंदुस्तान में हैं जो काफी बेकार हैं, घूम रहे हैं, काम की तलाश में घूम रहे हैं, बेकार होकर नहीं घूम रहे हैं। और यही सारी चीजें जो है हमारे समाज की सही पहचान है कि जो चीज हमें बेकार दिखती है, बेकार होती नहीं है। बस जरूरत है तो हमें उसको समझने की, उसको समझ के परखने की परख होनी चाहिए हमारे पास। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी थिंकिंग, हमारी सोच उनसे उस लेवल तक जानी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। लेकिन ये बोलते हैं कि मगर मेरे दोस्त तुम भी कहो, शायद कि क्या ये गप हाँक रहा है। गप ही सही, गप पर भी क्या कोई व्यवस्थित बात कही जाती है। आज मेरी भी इच्छा थी कि तुमसे कुछ गपशप करूं, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसा लेता हूँ जो हम सब इसे गप मान करके वेस्ट करते रहते। संभव है इससे मेरा कुछ अपनापन खुल जाए, मैं तुम्हें अपने से दूर क्यों रखूं, और क्यों रखूं तुम्हें भ्रम है। मगर तुम्हारी भी असलियत का पता तभी चलेगा जब ऐसे बेकार निबंध को पढ़ो। तो ये कहते हैं कि ये गपशप लिखने का मेरा मोटो यही था कि आपको भी अपनी असलियत का पता चले कि आप भी इस तरह की चीजें काफी करते होंगे, दूसरे के बारे में ऐसी सोच भी जरूर रखते होंगे। तो इंसान को ऐसी सोच रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर को हर कोई जो भी है वो, कोई भी बेकार नहीं होता। हर किसी की सोच अलग होती है, उसके लेवल से उसके बारे में सोचो कि वो आखिर ऐसा क्यों सोच रहा है। जिस दिन आप सोचोगे आपकी सोच बदल जाएगी। यही था आपका गपशप।